Good morning, students. This is Sita ma'am again in front of you with today's topic Democracy and Equality. That is chapter 18 from class 7. So, on August 15, 1947, India became an independent country and ended the foreign domination that you know very well. That 200 years it took children to drive the Britishers out. They were an urgent need to frame our constitution, a document that lay down the framework of political structure and the powers and duties of the government, strengthen and our nearly new freedom. That means like beta in our school there's a diary. Yes, we according to the diary or NMLAC we abide by the rules of the diary. So same, to run a country there is a constitution. That constitution is a framework of all the laws and responsibilities and political structure and the power, means गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, क्या लॉज रहेंगे, इस चीज़ को एक बुक में लिखा गया है. जैसे हमारी स्कूल की डायरी होती है वैसे ही स्कूल के रूल्स उसमें लिखे रहते हैं बच्चों के लिए, सबके लिए. वैसे ही एक बुक है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इस कॉन्स्टिट्यूशन में है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया. द प्रियम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये इंट्रोडक्शन है बेटा, इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं. इसमें पूरे एक सार लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अबाइड करेंगे रूल्स को, कि क्या क्या गवर्नमेंट फॉलो करने वाली है. वो एक सार टाइप, एक शॉर्ट समरी टाइप लिखा हुआ है, इसको प्रियम्बल बोलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950, जिस दिन से हम लोग उसको रिपब्लिक डे मनाते हैं. इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन and thus establish a rule of non-discrimination by the state in every sphere. Our constitution ensures that the state treats all the citizens equally and allow equality of status and opportunity to the all. It provides discrimination of the state of basis on the basis of religion, gender, color, caste, race or place of birth, etc. So what we have to do beta, the thing is that the state is guarantees, that means India guarantees that the establishment of rule of non discrimination. मतलब इंडिया में, हमारे देश में हर प्रकार के लोगों को एक जैसे ट्रीट करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा. इक्वली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे जो नागरिक हैं देश के, उन सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी स्टेटस का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो जेंडर किसी भी जेंडर का हो, या मतलब मेल हो, फीमेल हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, कलर हो, रेस हो, कोई भी कलर का हो, कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल होगा. इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे सबके लिए लॉज एक होंगे. पैसे वाला है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके लिए भी वही सज़ा होगी, और अगर एक गरीब ने अपराध किया है तो उसके लिए भी वही सज़ा होगी. ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं. ऐसे हमारे इंडिया में बहुत से उदाहरण हैं, जो गरीबों को जो सज़ा मिलती है वही अमीरों को भी मिलती है. ऐसे आपको ढूंढने से काफ़ी मिल जाएंगे. Our constitution is what is a constitution? As a basic rule, आप क्या बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन को? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेशन एज पर द कंट्री रूल. कंट्री कैसे चलेगा, उसका रेगुलेशंस को, सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. दैट अ सेट ऑफ पीपल हैव मेड, कुछ लोगों ने किया है. हमारे इंडिया के दिग्गज लोग, महान लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और इसको ऐसा ही माना जाएगा, ऐसा एक मीटिंग में फाइनल हुआ. इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, लिखा है. अब जैसे अपन बोलते हैं ना, ये कहाँ लिखा है बताओ, कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसा लिखा है तो ऐसा ही है. तो ये लिखित लॉ है, मतलब अपने हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते, जो लिखा है उसी को मानना पड़ेगा.
इट लेज डाउन पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, ये लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए, गवर्नमेंट को भी बता रहा है गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्योंकि हर साल 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, तो हर 5 साल बाद क्या होगा, वो लोग बोलेंगे अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, रूल्स बना दिए जाते हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी काम करती है। Centuries of subjugation, casteism, poverty and literacy have weakened Indian society. हमारी सोसाइटी में काफ़ी सालों से अराजकता थी, मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने से हम बहुत बुरे हाल में थे, कास्ट बहुत ज़्यादा था, छुआछूत बहुत मानते थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स था। तो उस वक्त हमारी सोसाइटी का बहुत बुरा हाल था, हम बोल सकते हैं वीक सोसाइटी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था और कास्टिज़म भी बहुत ज़्यादा था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू इरेडिकेट दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन जब इस हालात थे कंट्री के, तब उन्होंने उसी वक्त सोच लिया था कि जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसी वक्त उसका ख़त्म कर देना चाहिए। सो दैट्स वाई दे हैव डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी ऑन द lines of religion, caste and economic status by enduring the upliftment of all। मतलब सोसाइटी के हर एंगल को अपलिफ्ट किया जाएगा, सबको ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि देश बहुत वीक था उस वक्त, देश को तरक्की दिलाना था, इसी मुद्दे से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। स्पेशली टू दोज हु हैव बीन एक्सप्लॉयटेड मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब शिकार हुए थे ब्रिटिशर्स के अत्याचारों को सहन करे, उस स्पेशली जैसे फार्मर्स हैं, इलिटरेट पर्सन्स हैं, कास्टिज़म बहुत था, लोगों ने बहुत हम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं, हमारा मिसयूज़ किया, ठीक है, इंडियंस को। हैंस इंडिया हैड टू एडप्ट द फॉर सेकुलरिज्म। तो इतना बुरा हाल था, इसीलिए इंडिया ने सेकुलरिज्म अपनाया। ये सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि इंडिया में सब चीज़ बराबर है, चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू वो कहावत है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो ये एक मुद्दा हमारे इंडिया में अपनाया गया, जिससे एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस एंड स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। सो इंडिया में कोई ऐसा पर्टिकुलर, जैसे आप बाकी कंट्रीज़ को बोल सकते हैं, जैसे नेपाल एक हिंदू कंट्री है ना, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, लेकिन इंडिया को हिंदू कंट्री नहीं बोलते, इंडिया को सेकुलर कंट्री बोलते हैं। सेकुलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन, हर त्यौहार, हर फंक्शन को मनाते हैं। हमारे यहाँ हर छुट्टी भी दी जाती है, गुरुपर्व की छुट्टी, जन्माष्टमी की छुट्टी, होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी, ईद की छुट्टी और कबीर जयंती जैसे की भी छुट्टी होती हैं। तो इस तरह की जो हमारे स्टेट में कोई एक रिलीजन नहीं है, हम सबको फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया सबको लेके चलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट to establish social order with identification of a person is not on the basis of religion that he or she allows or a caste or he or she belongs to, but on the basis of what he or she is or what he or she has made himself into। हमारे यहाँ ये कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हर प्रकार का एक सोशलिज्म आ जाए, इक्वालिटी आ जाए सोसाइटी में। और इक्वालिटी किस बात में? इक्वालिटी जात पात ना हो, कास्टिज़म ना हो, कास्ट को इम्पोर्टेंस ना दे, लोगों को इम्पोर्टेंट दे, उसके व्यक्तित्व को इम्पोर्टेंट दे, उसके आइडेंटिफिकेशन को इम्पोर्टेंट दे, उसकी नॉलेज को इम्पोर्टेंट दे, उसके काम को इम्पोर्टेंस दें। ये इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, जात पात नहीं। वो हिंदू धर्म का है इसलिए उसको ज़्यादा अहमियत देना है, वो मुस्लिम का है इसलिए कम देना है, नो नो नो, ये नहीं है, ये नहीं है होना चाहिए। इसी मुद्दे से कॉन्स्टिट्यूशन बना। एक और बात है, कॉन्स्टिट्यूशन 25 नवंबर को ही बन गया था। डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त हमारे जो स्पोक्स पर्सन या आप बोल सकते चेयरमैन थे इस कमेटी के, जिनकी देखरेख में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दिया कि जो सोशल लाइफ है, जो कास्टिज़म अभी तक हमने इंडिया में जो झेला है, उसको ख़त्म करने की कोशिश उन्होंने काफ़ी की। इसी
इसी चीज़ के लिए आगे हम बढ़ते हैं। क्लास 6 में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, आप भूल गए होंगे, मैं एक बार याद दिला दूँ। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे, राइट टू वोट हु इज़ अबव 18 ईयर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज, वन मैन वन वोट, यानी कि कोई भी आदमी वोट कर सकता है इंडिया में। पहली शर्त वोट करने की कि वो 18 ईयर्स का हो, दूसरी ये कि उसका नाम रजिस्टर्ड हो, ओके, और तीसरा कोई शर्त नहीं है, क्योंकि आपका ज़रूरी नहीं है कि कलर क्या हो, स्किन क्या हो, रिलीजन क्या हो, रीजन क्या हो, लैंग्वेज क्या हो, आप वन मैन वन वोट करने का अधिकार सबको है। और ये वोटिंग आपका पावर है और द मोस्ट करेजियस स्टेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा पावर है। आप देश की सरकार को हिला सकते हो इसी पावर की बदौलत। आप एक इम्पॉर्टेंट नागरिक हो देश के, एंड इन इम्पॉर्टेंट और इंडियन और मोस्ट इंडियन हैव इलिटरेट और द पुअर एट दैट टाइम। कोई इलिटरेट नहीं हो, कोई भी इलिटरेट हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसको बाकायदा लाइन में जाना है, अपना नाम ढूंढना है। अगर आपका नाम है वोटर लिस्ट में तो आप वोट दे सकते हैं, और बस आपकी एज 18 ईयर्स के अबव होनी चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जब हम वोट देते हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स नेता होते हैं जो हम चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रन द गवर्नमेंट, ये हमारे लिए देश चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, जैसा उन्होंने हमको वादा किया और हमको उनके वादे पसंद। नेता आते हैं ना, हमसे वादे करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो हमको उनके वादे पसंद आते हैं तो हम उनको वोट देते हैं। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा हम नेता चुनते हैं और वो नेता जाकर हमारे लिए वैसा ही काम करता है। इफ़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट डू सो, पीपल डू नॉट वोट फॉर हिम फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। सपोज़ ऐसा कोई नेता है जिसने वादे तो खूब किए, लेकिन आपको वादे करने के बाद, नेता बनने के बाद उसने काम नहीं किया, वैसा नहीं किया, सिर्फ अपने फ़ायदे का काम किया, तो पता है क्या होता है? उसको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में कोई वोट नहीं देता। नेक्स्ट टाइम वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। टीवी देखकर, ऐड देखकर, लोगों को समझ है, पेपर पढ़कर लोगों को पता चल जाता है ना कैसे, क्या सरकार क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं, वो लोग पैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए काम करना पड़ता है। अब वो ज़माना गया बेटा, नेता लोग काम नहीं करने से चल जाता था। अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। पीपल ऑल्सो कीप a close watch on the activities of the representatives of the guard and to guard their rights as guaranteed by the constitution। तो हम क्या करते हैं? हमको नेताओं पे भी नज़र रखनी है। कैसे? उनकी एक्टिविटीज़ पे, उनके कार्यक्रम पे, उनके वर्कआउट पे। कैसे वर्कआउट मतलब क्या काम कर रहे हैं, तो उनके वर्कआउट्स पे, काम करने पे। तो ये वो कैसे कर सकते हैं? उनके ट्विटर अकाउंट्स देखकर, उनके काम टीवी पे देखकर, उनके काम न्यूज़पेपर पे देखकर। और वो लोग, पता है, नेता लोग अपने काम अगर कुछ करते हैं ना तो बहुत पब्लिसिटी करते हैं, बहुत वोटिंग करते हैं, बहुत फ़ोटो खिंचवा के आजकल ट्विटर पे डालते हैं। तो ये सब भी पता चलता है, इतने बड़े बड़े एड्स आते हैं जिससे पता चल जाता है कि वो काम क्या किए। अब देखिए, आपको मैं बताती हूँ, आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया, उसका दिन भर टीवी में ऐड आते थे, है ना। उससे ऐड से पता चलता था कि उन्होंने क्या काम किया। और वैसे भी नेता लोगों की आदत है, 2 का काम करते हैं और 5 दिखाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा दिखा कर ताकि वोट हासिल कर सकें। अब लुक एट दिस कार्टून। सो व्हाट इज़ दिस कार्टून? सी हियर, मेरे पास योजनाएं, घोषणाएं, वादे हैं। तो वो बोलता है आम आदमी के पास क्या है? वोट की ताकत बहुत होती है बेटा। द पॉलिटिशियंस मेक प्रॉमिस टू ल्यूर द वोटर बट द वोटर इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट। यही चीज़ है कि सारे वो पॉलिटिशियंस हैं, उनको हमारे पास हाथ जोड़ के आना पड़ता है कि वोट देना। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है। किसका पावर है? वोट का। हम ही उनको जिता सकते हैं,
हमें उनको गिरा सकते हैं। हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है। इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ये पहला स्टेप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिससे इक्वालिटी साबित होती है। पहला वोट देने का, दूसरा वोट करने के बाद नेता बनकर अपने विचारों के हिसाब से भी काम करने का। सो मेनी political parties participate in election. Each political party is an organized group having its own policies and program. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं और पार्टी के मेंबर कुछ काम के प्रोग्राम्स बनाते हैं। वो प्रोग्राम्स सबके बीच में सर्कुलेट होती है। पार्टी कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एंड सपोर्टेड एंड विद अ मैन पावर टू एंड फाइनेंस टू बाय द पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग अ डेफिनाइट प्रोग्राम दैट द जनरल पब्लिक इज़ फैमिलियर विथ। तो ये पार्टी मेंबर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। एक नेता चुन के किसको, बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको तो नेता नहीं बना सकते, तो जो दमदार लोग होते हैं उनको पॉलिटिकल पावर्स देते हैं, यानी कि नेता बना दिया जाता है। और उन नेता पावर्स को उनको पब्लिक में उनके कामों को प्रोग्राम्स के द्वारा या एक्टिविटीज़ के द्वारा या कुछ काम के द्वारा उनको पब्लिसिटी की जाती है, इससे कि उनके काम का पता चलता है। और कैंडिडेट्स हैव टू कैंपेन देयर ओन, अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो वो अपना खुद ही कैंपेन करेंगे। कैंपेन मतलब घर घर जाकर वोट मांगेंगे और उसके अपने सारे एक्टिविटीज़ को भी दिखाना है कि मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, अब आप मेरे को और वोट देंगे, अगली बार दोबारा जिताएंगे तो मैं ये कर दूंगा। ज़्यादातर बहुत से नेता लोग बोलते हैं आप एक बार कर दीजिए, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आते ही हैं घरों पे बोलने के लिए। तो ये क्या है, जब घर पे वो हम हाथ जोड़कर नेता हमसे वोट मांगते हैं तो वो बोलते हैं कैंपेन। ठीक है, हैंस इट इज़ नॉट अ वेरी easy task for an independent candidate as a person does not belong to the particular party or to the contest election. कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ना पार्टीज़ में नहीं जाते, बिना पार्टी की मदद के अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, अपना भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी में शामिल हो, बिना पार्टी के शामिल हुए भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक और आता है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, अब आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसका मैंने वीडियो भेजा था बच्चों आपको। द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज दैट गेट्स इट्स मेजोरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, हमारे इंडिया में एक पार्टी नहीं है, आपने बहुत सारी पार्टी सुनी है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय अकाली दल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, फिर उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसे कई पार्टियां होती हैं हमारे देश में। करीब आपको पता है 300-350 पार्टियां हैं, उसमें से अभी कुछ 150 एग्जिस्टिंग है, बाकी पार्टियां आई गई हो गई हैं। वो इतना काम नहीं कर पा रही हैं या उनका नेता ठीक से कुछ फेमस नहीं हुआ तो आई गई पार्टियां होंगी, रजिस्टर तो थी और अब इसमें से बहुत कम पार्टीज़ ही काम करती हैं। तो ये जब पार्टियां इलेक्शन में वोट में मेजॉरिटी जीत लेती है, मेजॉरिटी मतलब अच्छे खासे वोट, यानी कितने वोट, 2/3 वोट, अगर वो 2/3 सीट्स जीत लेती हैं, वोट्स नहीं सॉरी 2/3 सीट्स जीत लेती हैं तो उनको इलेक्शन गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। द इलेक्टेड लीडर पार्टी ऑफ पार्टी पर्सन हुम द कैंडिडेट्स ऑफ अ पर्सन सपोर्ट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अब जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट से ही जीती, जैसे हमारे अभी मोदी जी सबसे ज़्यादा वोट से जीते, तो उनमें से सबसे ज़्यादा दमदार नेता थे मोदी जी, तो उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया दोबारा, है ना। अ पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी दैट फेल्स टू गेट मेजोरिटी और सीट इन इलेक्शन परफॉर्म्स द रोल ऑफ अपोजिशन। तो जो दूसरी पार्टी होती है, जैसे अभी हमारी कांग्रेस जो है वो अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि वो इतना वोट नहीं जीत पाई, वो सेकंड नंबर पे थी, तो सेकंड नंबर पार्टी जो होती है वो अपोजिशन होती है। अच्छा, अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, एक एंटी पार्टी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलिंग पार्टी
एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल। वो ना समय समय पे सारे पार्टियों के काम, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, मोदी जी की पार्टी की एंटी पार्टी कौन है? राहुल की पार्टी, यानी कि कांग्रेस की पार्टी। तो हमेशा राहुल गांधी और मोदी जी का आप देखना न्यूज़ में झड़प चलते रहता है। राहुल गांधी बोलते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार अभी जो हमारे मजदूर भाइयों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, ऐसे करके वो बोलते रहते हैं, क्योंकि वो याद दिलाते रहते हैं कि आपको इस पे काम करना है। और अगर ऐसा कोई ऑपोजिशन पार्टी ना हो ना, तो बेटा चलिए ठीक है, ये पार्टी मोदी जी की है, कोई भी नेता आएंगे, सरकार का पैसा लूट लाट के ख़त्म करके चले जाएंगे। तो एक ध्यान रखने वाला, एक नज़र रखने वाला बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपोजिशन पार्टी होती है। अच्छा, एक और होता है, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, कोलिजन गवर्नमेंट। ये क्या होता है कोलिजन गवर्नमेंट? इंडिया when became a single party majority cannot form the government, some political parties join hand to form a government, it is called coalition government। ये coalition government का मतलब होता है, मान लो अब जैसे मोदी जी बीजेपी के हैं, मोदी जी ने 2/3 मेजोरिटी पाकर जनता के सामने अपना बहुमत सिद्ध किया, मेजोरिटी सिद्ध की, और उसके बाद इलेक्शन में जीते, इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन पिछली बार आप मनमोहन सिंह की सरकार की अगर बात करें तो उनको फुल मेजोरिटी नहीं मिली, 2/3 मेजोरिटी जो होना चाहिए वो नहीं मिला। तो क्या किया उन्होंने? बाकी लोगों से साथ हाथ मिला लिया। जब बाकी लोगों के साथ हाथ मिलाया तो वो 2-3 पार्टियां थी, जैसे तृणमूल कांग्रेस थी, उसके बाद तेलुगु देशम वो जयललिता की पार्टी थी। इस तरह से 2-3 पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने हाथ मिलाकर अपनी एक पार्टी बनाई, और वो 2-3 पार्टी को जब मिलाकर अपनी एक पार्टी बनाकर गवर्नमेंट बनाते हैं, रूल करते हैं, मनमोहन सिंह वैसे ही रूल किए। और वो एक एग्जाम्पल है कोलिजन गवर्नमेंट। ओके, यूपीए गवर्नमेंट बोलते हैं हमारे यहाँ पे इनको यूपीए बोला जाता है, और एक एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला जाता है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस सम सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। ये तो पार्टीज़ बन गई, ये हो गया, लेकिन पार्टीज़ बनने से पहले इंडिया की स्थिति बहुत बुरी थी। इकोनॉमिकली पैसा नहीं था लोगों के पास, सोशली भी बैकवर्ड थे, तरक्की नहीं था कहीं पे, हर चीज़ में पीछे था इंडिया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड मेड स्पेशल प्रोविजंस टू फॉर्म for them so that everyone can live a life of dignity and enjoy the equality. It has entrusted the government with the responsibility of providing social, economic and political equality of all the necessary condition for the सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले तो इक्वालिटी लाना चाहिए। इक्वालिटी क्या है कि हमारे देश में इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। देश पहले बहुत बटा हुआ था, इकोनॉमिक कंडीशन बुरी थी, सोशली बैकवर्ड थे, जात पात चल रहा था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो लोगों के बीच में एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, मतलब एक रुतबा नहीं था, एक अहमियत नहीं महसूस करते थे, इक्वल नहीं महसूस करते थे। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि कुछ इक्वालिटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसको कुछ करना चाहिए ताकि सबको इक्वल आ जाए, सबको तरक्की करने का मौका मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो उन्होंने कुछ लॉज बनाया। क्या लॉज बनाया? तो उन्होंने अपने लॉज प्रीएम्बल में भी लिखा है, प्रीएम्बल गार्ड्स द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले प्रीएम्बल में ये शपथ ली गई कि इंडिया में सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, और उसी हिसाब से इक्वल ट्रीटमेंट के हिसाब से इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका मिलेगा। यानी कि जैसे कोई मैंने अभी बताया कि कोई भी वोट दे सकता है, सिर्फ उसको 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और उसका नाम रजिस्टर्ड वोटर्स के लिस्ट में होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स द राइट ऑफ इक्वालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स ऑफ इक्वालिटी है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी इंसान हो, देश का कोई भी नागरिक हो, बूढ़ा, गरीब, मोटा, पतला, लंबा, कोई भी हो, वो अगर सबके लिए रूल्स एक होंगे, यानी कि सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा पैसे वाले का लाड साहब बेटा आ रहा है तो उसके लिए रोड खाली कर दो, वो जाएगा।
ऐसा नहीं है। तो सबके लिए रूल्स एक जैसे होंगे। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई भी ये नहीं बोल सकते कि उस रीजन का है, ये उस जात का है, ये उस एरिया का है, इसलिए इसके साथ ऐसे भेदभाव करें, ये भी नहीं होना चाहिए। एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सबको अपना मर्जी का करने का हक है। अगर किसी को मन कर रहा है कि वो वहाँ जाकर काम करे सपोज़, तो उसको काम करने का हक है। और ये इक्वालिटी सबके लिए है। एंड द लॉज इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, सबके लिए इक्वल है। सब जाकर, कोई भी जाकर पुलिस थाना में अगर कोई चीज़ डिमांड करे कि मेरे को इस चीज़ का प्रोटेक्शन चाहिए, तो सरकार उसको देगी, गवर्नमेंट उसको देगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए इक्वल है। But does not everyone enjoys equality in the spheres of life even after their nearly 70 years of इंडिपेंडेंस? अफसोस की बात है, देखिए यहाँ पे लिखा है अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी। हम बोलते ज़रूर हैं कि सब इक्वल है, सब इक्वल है, लेकिन 70-75 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, आज भी हमको इक्वालिटी नहीं मिली। और इस इक्वालिटी के एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप बोल सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं मिली। जैसे ये देखिए, सेखू, ये एक कचरा बिनने वाला है। इसको हक बनता है कि स्कूल जाए, सब पढ़े बच्चों को, लेकिन उसको स्कूल में जाने का हक नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जब सब बच्चे सो रहे होते हैं, जब बच्चे सब कोई है, तो ये उठ के कचरा बिनता है और उसके बाद वो अपने पापा की साइकिल रिपेयर शॉप में काम करता है। उसको न पढ़ाई, न लिखाई, न कुछ, और सारा दिन काम, पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि उसके घर में बहुत सारे लोग हैं, उसका खर्चा करना। तो ये सेखू अपने पेरेंट्स हैव ऑल्सो बीन गारंटेड द राइट टू वोट है सेखू के पेरेंट्स को वोट को, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशन इक्वल नहीं है, उसको अपलिफ्टमेंट कभी नहीं मिला। आज ये हालत है कि इसको भी काम करना पड़ रहा है, इसको भी कचरा बिनना पड़ रहा है, और ये स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, इक्वालिटी नहीं आई है। एक और एग्जांपल है पारो देखिए, ये एक लड़की है, आपको ट्रैफिक रोड पे लोगों को फूल बेचते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, इसको भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए काम करना पड़ता है, और अपने घर में खर्चे चलाने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करने के लिए दिन भर रोड पे फ्लावर्स बेचती है। और इसलिए क्योंकि ये छोटी जात की है, और ये छोटी जात की है तो इसको अलाउ नहीं है। और मालूम है, गाँव में तो आज भी छोटी जातों को बाहर में, आज भी 75 साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, हम आज भी बोलते इक्वल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता रही हूँ, गाँव के बाहर अलग कुएँ होते हैं, अलग घर बनाए जाते हैं, दूर इनको रखा जाता है ताकि इनकी परछाई या इनकी छोटी जात का असर हमारे गाँव में ना पड़े। आज भी लोगों को, छोटी जात के लोगों को मार डालते हैं, और ये आपको गांव में बहुत मिलेगा। Aren't the Paro's parents also the citizen of India, but the constitution have prohibited discrimination? बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सोसाइटी बोलती है, बुक बोलता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इंडिया में अभी भी आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसको देखकर आपको लगेगा, बट सैडली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ये बहुत चलता है, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड द साइन ऑफ स्पिरिट एंड अवेयरनेस स्पेशली इन द रूरल एरिया। सो ये किसका काम है? ये हम पढ़े लिखों का काम है। अगर हम बहुत पढ़ लिख ले तो ये करने की हमको ज़रूरत ही ना हो, और ये अगर हम ऐसा पढ़ लिख कर आगे बढ़ ले तो हमारी सोच जो नैरो माइंडेड है वो ब्रॉड माइंडेड हो जाएगी, और ब्रॉड माइंडेड हो जाएगी तो हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने लगेंगे। अनदर ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी बेटा। थैंक यू, टेक केयर। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो